प्रश्न 1, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन नाम किसने और क्यों दिया होगा? उत्तर, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था। वह बहुत गरीब थी। लोगों द्वारा इस नाम से बुलाना उसे स्वयं का उपहास लगता है, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा, क्योंकि भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना लक्ष्मी का घर आना माना जाता है। उसे भक्तिन नाम लेखिका ने दिया। गले में कंठी माला व मुड़े हुए सिर से वह भक्तिन ही लग रही थी। उसमें सेवा भावना व कर्तव्यपरायणता और उसकी सन्यासी जैसी छवि को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। प्रश्न 2, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत है? उत्तर, हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब भक्तिन अर्थात लक्ष्मण ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किए। उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत जुल्म ढाए। सास और जेठानियां आराम फरमाती थी, क्योंकि उन्होंने लड़को जन्म दिया था और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। उसकी जेठानियों ने तो जमीन हथियाने के लिए लक्ष्मण की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। जब यह योजना नहीं सफल हुई तो लक्ष्मण पर अत्याचार बढ़ते गए। एक नारी दूसरी नारी के सुख को देखकर कभी खुश नहीं होती। पुत्र न होना, संतान न होना, दहेज आदि सभी मामलों में नारी ही समस्या को गंभीर बनाती है। वे ताने देकर समस्याग्रस्त महिला का जीना हराम कर देती है। दूसरी तरफ पुरुष को भी गलत कार्य के लिए उकसाती है। नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाली भी स्त्रियां ही होती हैं। प्रश्न 3, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, की स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक हैं। कैसे? उत्तर, भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसले में उसे तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया। यह सरासर स्त्री के मानवाधिकारों का हनन है। यहाँ शादी करने का निर्णय सिर्फ पुरुष के हाथ में होता है। महाभारत में द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। विवाह के इस संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के विवाह का निर्णय उसके परिवार वालों द्वारा लिया जाता है। यदि कोई लड़की विरोध करने का साहस करती भी है तो उसके स्वर को दबा दिया जाता है। प्रश्न 4, भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर, वह घर में इधर उधर पड़े रुपये पैसे को भंडार घर की मटकी में छुपा देती है और अपने इस कार्य को चोरी नहीं मानती थी। महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वह तर्क वितर्क भी करती है। वह दूसरों को अपनी इच्छानुसार बदल देना चाहती है, पर स्वयं बिल्कुल नहीं बदलती। वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छानुसार करती थी। वह लेखिका की सुविधा नहीं देखती थी, हर बात को वह अपनी सुविधा अनुसार करती थी। इसी कारण लेखिका ने कहा कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। प्रश्न 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? उत्तर, भक्तिन की यह विशेषता है कि वह हर बात को, चाहे वह शास्त्र की ही क्यों न हो, अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेती है। वह सिर मुंडाए रखती थी। लेखिका को यह अच्छा नहीं लगता था। जब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो उसने अपनी बात को ऊपर रखा तथा कहा कि शास्त्र में यही लिखा है। जब लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है, उसने तुरंत उत्तर दिया, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी गई है, इसका ज्ञान भक्तिन को नहीं था। जबकि लेखिका जानती थी कि यह कथन किसी व्यक्ति का है, न कि शास्त्र का। अतः वह भक्तिन को सिर मुंडाने से नहीं रोक सकी तथा हर बृहस्पतिवार को उसका मुंडन होता रहा।
प्रश्न 6, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गईं? उत्तर, भक्तिन के आने के बाद लेखिका को ग्रामीण संस्कृति, वहां के रहन सहन, वेशभूषा आदि का अच्छा ज्ञान हो गया था, क्योंकि भक्तिन लेखिका के घर में भी अपने गांव के जैसे ही रहती और खाना बनाती थी। जैसे गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, बाजरे के तिल वाले ठंडे पोए, मकई की लपसी आदि बनाकर लेखिका को खिला देती थी। भक्तिन भोजन में मीठा नहीं बनाती थी। महादेवी ने कई बार उसे शहरी तौर तरीके अपनाने को कहा, लेकिन भक्तिन नहीं मानती थी। धीरे धीरे लेखिका का स्वाद भी बदल गया और वह भक्तिन के बनाए खाने को ही खाकर संतुष्ट रहने लगी। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी को देहाती भाषा भी सिखा दी। इस तरह महादेवी देहाती तरीके से जीवन जीने लगी।